जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो इस वीडियो में हम जो मैच कवर करेंगे वो होगा वर्ल्ड कप का मैच जो कि खेला जाएगा इंडिया और आयरलैंड के बीच में। तो फाइनली इंडिया का मैच आ चुका है। पहले बहुत ही ज़्यादा इतने भी ज़्यादा अच्छे मैचेस नहीं थे, एवरेज ही मैचेस है। उस मैच को कवर करके इतना कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था और ज़्यादा लोग उस मैच को खेल भी नहीं रहे थे। युगांडा वाले मैच थे, पपुआ न्यू गिनी का मैच था, जिन टीम्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लोगों के बीच में कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। पहले वो सारे मैचेस रह रहे थे, लेकिन अब फाइनली इंडिया का मैच आ चुका है और आयरलैंड के साथ मैच रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच रहने वाला है। जिस पिच पर ये मैच रहने वाला है, आयरलैंड भी ज़रूर टक्कर देने वाली है। इंडिया के लिए बिल्कुल भी वन साइडेड गेम नहीं रहने वाला है। तो इस वीडियो में सब कुछ अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। पिच रिपोर्ट के साथ साथ सभी प्लेयर्स के हम नंबर्स जानने के बाद में अपनी लॉजिकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है। अगर आप वीडियो पूरी देखते हो तो आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और टॉस के बाद आप खुद की बेटर टीम क्रिएट कर पाएंगे। बाकी आपको अपडेट्स और टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। सो हम वीडियो में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिच के बारे में बात करते हैं। ये जो मैच रहने वाला है, न्यूयॉर्क पर मैच खेला जाएगा। अगर आपने देखा है, लास्ट मैच यहाँ पर खेला गया था वो इसी वर्ल्ड कप का मैच था जो कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था। अगर आपने वहाँ पर देखा था तो पेसर्स को अच्छी खासी सपोर्ट थी। इवन वहाँ पर अनइवन बाउंस भी था। पथिराना ने अच्छी खासी बॉलिंग कर थी। नोटिया, रबाडा, बाटमैन सभी ने इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की थी। पथिराना को भले ही विकेट नहीं मिला, लेकिन उनको एक्स्ट्रा बाउंस अच्छा खासा मिला था। से ये जो पिच है वो पेसर्स को अच्छा खासा सपोर्ट करती है। लॉन्ग बाउंड्रीज है तो उस हिसाब से बाउंड्रीज का एडवांटेज भी बॉलर्स को मिलता ही है। सो बैटर्स के लिए इस पिच पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन जो वार्म अप मैच इंडिया ने खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी इसी पिच पर खेला था। उस पिच पे इंडिया ने अच्छे खासे रन तो बना दिए थे, लेकिन बांग्लादेश बिल्कुल भी रन नहीं बना पाई थी। वहां पर भी पेसर्स को अच्छा खासा विकेट मिला था। इवन हार्दिक पांड्या, दुबे ने भी अच्छा खासा विकेट लिया था। दुबे ने, पता है आपको, आईपीएल में बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं की, लेकिन फिर भी इस पिच पर वार्म में बंदे ने बॉलिंग करके 2 विकेट ले लिया। आईपीएल में हार्दिक का फॉर्म बहुत सारा गंदा था, लेकिन हार्दिक ने यहाँ पर भी विकेट छटकाई। तो उस हिसाब से आपको देखने को साफ मिलने वाला है कि पेसर्स को तो अच्छा खासा सपोर्ट मिलने ही वाला है, लेकिन बैटिंग के लिए इतना भी ज़्यादा अच्छा विकेट नहीं रहने वाला है। बैट्समैन को टाइम लेना पड़ेगा, फ्री खेलना पड़ेगा, लेकिन अगर टाइम ले बिना हिटिंग करने को जाता है बंदा तो ऑब्वियसली अपना विकेट कब भी फेंक सकता है। सो ओवर पिच रिपोर्ट यही है कि अनइवन बाउंस रहने वाला है। सो पेसर्स को तो सपोर्ट मिलने ही वाला है। सो पेसर्स के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है। बैट्समैन को धीरे खेलना होगा, टिक कर खेलना होगा। ये हमने सेम श्रीलंका वाले मैच में भी देखा ही है। हेड टू हेड नंबर्स के बारे में बात की जाए, इंडिया 7-0 से आगे है आयरलैंड से। जो हेड टू हेड नंबर्स में तो पूरा इंडिया ही डोमिनेट कर रहा है। अभी तक आयरलैंड से कोई भी मैच हारा नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। तो मोस्ट वेल मुझे लगता है कि इंडियन टीम का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का ही रहने वाला है। रोहित शर्मा जो है वो जायसवाल के साथ ओपनिंग करने वाले हैं। वन डाउन पर विराट कोहली रहने वाले हैं, सूर्य कुमार यादव रहने वाले हैं, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या है। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, हमारे पास हमारे 5 मेन बॉलर्स रहने वाले हैं, जिसमें जडेजा रहने वाले हैं, कुलदीप रहने वाले हैं, बुमराह है, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह रहने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, इस पिच पे पेसर्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, तो क्या पता कोई स्पिनर ड्रॉप कर दे जाए, उसकी जगह पर मोहम्मद सिराज इस मैच में ज़रूर खेल जाए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल ड्रॉप कर दे जाएंगे, तो इस मैच में युजवेंद्र चहल की जगह पर सिराज भी ज़रूर खेल सकते हैं। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कौन से हमारे मेन बॉलर्स रहने वाले हैं। तो जिस हिसाब की पिच है तो उस हिसाब से पेसर्स को तो अच्छा खासा ओवर्स मिलना ही चाहिए। तो अर्शदीप सिंह और बुमराह तो अच्छी खासी बॉलिंग करने वाले हैं। इवन हार्दिक पांड्या पे आपको 2 से 3 ओवर इजीली करते दिख जाएंगे। अब जो बाकी बचे ओवर्स है वो तीनों स्पिनर्स मिलकर करेंगे, लेकिन अगर सिराज खेलता है तो सिराज का भी 4 ओवर कंफर्म ही है। लेकिन जो बचा उसके बाद ओवर्स है वो मोस्ट प्रोबेबली कुलदीप यादव और जडेजा मिलकर करने वाले हैं। तो हमारे पास 5 मेन बॉलर्स हैं और हमारा जो 6 बॉलिंग ऑप्शन है वो हार्दिक पांड्या रहने वाला है। लेकिन इस पिच पे मोस्ट प्रोबेबली हार्दिक पांड्या को आप मेन बॉलर्स में काउंट करोगे और जो रविंद्र जडेजा है मोस्ट प्रोबेबली वही जो है एज अ 6 बॉलर देखा जाएगा इस पिच पे। लेकिन अगर तीनों स्पिनर्स खेलते हैं तो उस हिसाब से हम देखने वाले हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन बैठने वाला है। उस केस में लगता है कि मुझे हार्दिक पांड्या अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिनर्स के ओवर कर सकते हैं। क्या बात, तीनों स्पिनर्स मिलकर पूरे 8 ओवर करें, हार्दिक पांड्या 3 से 4 ओवर भी कंप्लीट कर जाए। सो एज सिचुएशन रहने वाला है वो प्लेइंग 11 के हिसाब से रहने वाला है, वो आपको मैं फाइनल टेलीग्राम पर बता ही दूंगा। इस मैच में मेजर चेंजेस हो भी सकते हैं। क्या पता जायसवाल ओपनिंग पर ना आए, जो कि वार्म मैचेस में हुआ था, सीधा विराट कोहली को ओपनिंग कर दिया जाए, स्काई 1 रन आ जाए, उसके बाद ऋषभ पंत 2 रन आ जाए, शिवम दुबे को ऐड कर लिया जाए। अगर शिवम दुबे ऐड होते हैं तो एक बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाता है, जो कि वार्म मैचेस में शिवम दुबे ने बॉलिंग करके विकेट्स भी चटकाया था। सो कोई भी जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 बन सकता है, वो आपको फाइनल टेलीग्राम पर हम बता ही देंगे प्लेइंग 11 के बाद आने के बाद। तो उस हिसाब से हम अपनी टीम क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे इंडिया का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का लग रहा है। यहाँ पर चाहल की जगह पर ज़रूर से ज़रूर मोहम्मद सिराज खेल सकते हैं। अब इनके आप सभी के रोल देख सकते हो। चाहल जो है वो लेग स्पिनर है और
कुलदीप यादव जो है वो चाइना में रहने वाले हैं, बुमराह सभी को पता है। और अर्शदीप सिंह अच्छे खासे लेफ्ट आर्म पेसर से स्विंग भी करवाता है बंदा। हार्दिक पांड्या मीडियम है। बाकी आप सभी का देख सकते हो, सिर्फ हमारे पास जायसवाल एक लेफ्टी है, उसके बाद जडेजा है, लेकिन जडेजा का बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक ही लेफ्टी रहने वाला है, एक जायसवाल। और वो भी आप था इंडिया टीम अच्छा खासा जो है एक्सपेरिमेंट कर ले, कोहली को ओपनिंग करा के दुबई को खिला दे, जायसवाल को बाहर ही कर दे वो मैचेस जैसे, तो ऐसा कुछ भी ज़रूर हो सकता है। अब थोड़े नंबर्स के बारे में बात कीजिए, अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली विराट कोहली का नाम आता है। 42 का एवरेज कमाल का बंदा है, फिटनेस कमाल की है, कंसिस्टेंसी कमाल की है। ऑब्वियसली सीबीसी का भी बड़ी ऑप्शन रहने वाला है, ड्रॉप करने का भी ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। सैमसंग का खेलने का कम चांस रहने वाला है, पंत ही ज़्यादा कंसीडर होने वाला है। 32 का अच्छा खासा एवरेज है, रोहित शर्मा का 30 का एवरेज है, और पेसर्स वाली विकेट पे अच्छा खासा खेलते हैं। और पता है सभी को पुल शॉट कितना ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पर अनइवन बाउंस मिलता है उस पिचेस पे बंदा पुल शॉट भी अच्छे खासे खेल सकता है। स्काई का 35 का एवरेज है, अच्छी खासी बैटिंग करता है, ये भी स्कूप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेलता है, 360 डिग्री प्लेयर है, पेस को गुंदा मारता है। जायसवाल का भी 30 का एवरेज है, हार्ड हिटर बैट्समैन है। दुबे का भी 30 का एवरेज है, 46 विकेट्स भी है। हार्दिक पांड्या का 28 का एवरेज है, लेकिन 163 विकेट्स भी है। जडेजा का भी 26 का एवरेज है, 224 विकेट्स भी है। सो हमारे सभी प्लेयर्स का एवरेज भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, और बॉलर विकेट्स भी है, तो उस हिसाब से सभी के बारे में आपको पता ही है, नंबर्स भी सभी के पैसे है। बाकी हम अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करेंगे, सभी प्लेयर्स के बारे में बताने ही वाला हूँ। अब बॉलर्स के बारे में बात की, चहल का अच्छा खासा 354 विकेट्स, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पिच के हिसाब से क्या पता चहल ना खेले, तो आप एक बार सिराज के भी नंबर देख लो, 135 मैचेस में 158 विकेट्स हैं। सो मतलब स्टैट्स तो इंप्रेसिव है, लेकिन सिराज T20 का इतना भी ज़्यादा अच्छा बॉलर नहीं है, लेकिन अगर पिच से सपोर्ट मिलेगा तो अभी सिराज जो है वो फॉर्म में भी है। आपने देखा है आरसीबी ने जब मैं आईपीएल में कम बैक किया था लास्ट अपने कुछ मैचेस में, तो उसमें सिराज में भी फॉर्म पकड़ा था, लगातार मैचेस में विकेट ले रहा था। सिराज का फॉर्म भी इंप्रेसिव चल रहा है, पिच से भी सपोर्ट मिलने वाला है, तो उस केस में अगर सिराज खेलता है तब तो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तब तो आपको सिराज को अपनी टीम में कंसीडर करना ही पड़ेगा। अब अर्शदीप सिंह 164 विकेट्स है, 132 मैचेस में अच्छे खासे विकेट्स हैं, डेथ में बंदा बॉलिंग करता है, ऑब्वियसली मस्ट टैपिक रहने वाला है। बुमराह के बारे में आपको ज़रा बताने की जरूरत नहीं है, नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो सबसे ज़रूरी बात, आपको हमारा फाइनल टीम जो भी फाइनल अपडेट्स रहता है सारा टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है, सो आपने टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर सकते हो, यूट्यूब को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आयरलैंड टीम के बारे में। इंडियन टीम के बारे में प्लेइंग 11 डिस्कस कर लिया है, सभी के नंबर्स भी हमने डिस्कस कर ही लिए। अब आयरलैंड के बारे में बात करते हैं। इनका जो बल्बिन और स्टर्लिंग ओपनिंग करने वाले हैं, वन रन पर लॉर्कन टकर रहने वाले हैं, फिर हैरी टेक्टर रहने वाले हैं, कर्टिस कैम्फर है, डॉकरल हैं, उसके बाद गैरेट डनेली है, मार्क डे रहने वाले हैं, मकार्ती है, जोशुआ लिटल और बेन वाइट रहने वाले हैं। इनका प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का रहने वाला है। अब इनके पेसर्स के बारे में बात की, जोशुआ लिटल सभी को मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आईपीएल में भी गुजरात के लिए अच्छा खासा खेला है, तो सभी को पता ही होगा। मार्क डे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पेसर है, मकार्ती भी अच्छा खासा पेसर है, और ये तीन मेन पेसर रहने वाले हैं। अगर ये तीनों खेलते हैं तो उस हिसाब से इनका 12 ओवर तो कंफर्म ही रहने वाला है। अब जो बचे 8 ओवर हैं मोस्ट प्रोबेबली बेन वाइट, गैरेट डनेली और कर्टिस कैम्फर मिलकर करने वाले हैं। डोकरल को अब ज़्यादा बॉलिंग मिलते नहीं है, डोकरल सिर्फ बैटिंग ही करता है, तो उस हिसाब से जिस हिसाब की पिच है तो उस हिसाब से कर्टिस कैम्फर को भी 2 से 3 ओवर करना ही चाहिए। जो बाकी 2 ओवर हैं वो मोस्ट प्रोबेबली गैरेट डिलानी और बेन वाइट ही मिलकर करने वाले हैं, तो दोनों ही स्पिनर्स हैं, तो उस हिसाब से दोनों 2-2 ओवर्स के करीब कर सकते हैं। कर्टिस कैम्फर को अच्छा खासा 2 से 3 ओवर जरूर मिल सकता है। बाकी जो इनके पेसर हैं वो तो अच्छी खासी बॉलिंग करने ही वाले हैं। अब शॉर्ट में इनके प्लेयर्स के बारे में अगर बात की जाए, बल्बरिन अच्छा खासा प्लेयर है, फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट ही रहता है। स्टर्लिंग के बारे में बात की जाए, अंधाधुन हिटिंग को मारता है, धीरे खेलने में टिक कर खेलने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। इंडिया का प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली ड्रॉप किया जा सकता है। लॉर्कन टकर अच्छा खासा प्लेयर है, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव चल रहा है। अगर कोई आयरलैंड का बैट्समैन जो फॉर्म में है वो सिर्फ लॉर्कन टकर ही है, अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है और टेक्निकली साउंड प्लेयर भी है। हैरी टेक्टर के बारे में बात की जाए, फॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा है, लेकिन आयरलैंड का बेस्ट बैट्समैन अगर देखोगे यही है। पहले मैं लॉर्कन टकर कहा, वो लॉर्कन टकर इसीलिए कहा क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी चल रही है। सो रीसेंट फॉर्म के हिसाब से इनका बेस्ट बैट्समैन जब वो लॉर्कन टकर चल रहा है, लेकिन हैरी टेक्टर ओवरऑल देखोगे तो इनका बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट बैटर है, टेक्निकली साउंड प्लेयर भी है, लेकिन रीसेंट फॉर्म उतना ही ज़्यादा गंदा चल रहा है। कर्टिस कैम्फर ऑब्वियसली आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से सपोर्ट देने वाला है, तो ड्रॉप करने का ज़रा मतलब बनता नहीं है। डोकरल बॉलिंग करने नहीं वाला है, बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। गैरेट लानी को 2 ओवर ही मिलने वाले हैं, सो विकेट लेने का चांसेस कम रहने वाला है, बैटिंग ज़रा मिलने नहीं वाली है। ये बाकी तीनों पेसेस तो अच्छे खासे ऑप्शन रहने ही वाले हैं। बैंडवेल को ऑब्वियसली ड्रॉप कर ही सकते हो। एक ये प्लेइंग 11 रहने वाला है, एक बार आप सभी प्लेयर्स के रोल्स को है वो इजीली देख सकते हो। नंबर्स के बारे में बात की जाए
लोरकन टक्कर का भले ही सिर्फ 22 का एवरेज है, लेकिन फॉर्म अच्छा चल रहा है। पहले बंदा इतना अच्छा नहीं खेलता, लेकिन अब से मतलब डिसेंट ही खेल रहा है पिछले 1-2 साल से, तो ज़रूर कंसीडर किया जा सकता है। रोक तो मोस्ट प्रोबेबली खेलने नहीं वाला है। स्टर्लिंग का 25 का एवरेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। बर्ने का भी 25 का एवरेज है, डिसेंट ही प्लेयर है। हैरी टेक्टेन का बेस्ट प्लेयर है, 24 का एवरेज है। फॉर्म उतना ही ज़्यादा गंदा चल रहा है। डोकरल अब बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करता है, सिर्फ बैटिंग से ही परफॉर्म करता है। आर टैर तो खेलने नहीं वाला है। गेडालनी का भी 77 विकेट्स है 121 मैचेस में, सो बंदा ज़रा विकेट टेकिंग बॉलर भी नहीं है, बैटिंग ज़रा मिलने नहीं वाली है, ड्रॉपेबल है। कर्टिस कैम्फर का 63 विकेट्स है 86 मैचेस में, सो बंदा विकेट्स भी चटका सकता है। 20 का एवरेज है, तो उस हिसाब से डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है। भले ही गैरेट डेलानी से थोड़े कम इंप्रेसिव स्टैट्स है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मस्ट टैप पे खिलाने वाला है। पिच से मतलब पेसर्स को सपोर्ट मिलेगा, बैटिंग भी इसका हाई है, तो उस हिसाब से इसको जरूर कंसीडर करना है। मार्क डायर इनका अच्छा खासा पेसर है, 162 विकेट्स है सिर्फ 119 मैचेस में, सो अच्छी खासी विकेट्स लेता है। डेथ में बंदा बॉलिंग करता है और 14 का एवरेज भी है। इनके बॉलर्स के बारे में बात की जाए, जोसो लीटर ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, 124 मैचेस में 149 विकेट्स है, नंबर इंप्रेसिव रहता है। लेफ्ट आर्म पेसर है, थोड़ी स्विंग भी करवाता है। यंग के बारे में बात की, ये भी खेल सकता है, 100 मैचेस में 129 विकेट्स हैं। मकार्थी 89 मैचेस में 99 विकेट्स है और डेथ में बॉलिंग करता है, मस्ट टैपिक रहने वाला है। अब आयरलैंड के लिए जो है जोसो लिटल डेथ में बॉलिंग नहीं करता है, मार्क डैर और मकार्थी ही डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो उस हिसाब से अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग करती है तो मकार्थी भी आपकी टीम के लिए अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है। बैंडवेड का 66 विकेट्स है सिर्फ 56 मैचेस में, हुमे का भी अच्छा खासा विकेट्स है। अभी थोड़े मतलब 6-7 महीने से भी नाम में आया है, पहले इतना कुछ खास इंप्रेसिव प्लेयर नहीं था, लेकिन थोड़ा यंग प्लेयर भी है, तो उस हिसाब से है। सो हमने आयरलैंड के सभी प्लेयर के बारे में भी नंबर्स अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ प्रेडिक्शन के बारे में बात की जाए, इस मैच में जैसे कि मैंने लिखा, रोहित शर्मा और स्टर्लिंग दोनों को रिस्क लेकर इजली ड्रॉप किया जा सकता है। स्टर्लिंग तो ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट है, सामने अच्छे खासे पेसर्स हैं। रोहित शर्मा स्विंग के आगे स्ट्रगल करता है, वो भी लेफ्ट आर्म पेसर्स का सामने तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। सामने लिटल है, लिटल पावर प्ले में बॉलिंग करने ही वाले हैं। पिच से पेसर्स को सपोर्ट मिलने वाला है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलने वाला है, तो उस हिसाब से रोहित शर्मा जरूर तंग होने वाले हैं, तो बड़ा रिस्क लिया जा सकता है। रोहित शर्मा को आप टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। और आयरलैंड के पेसर्स को सभी इग्नोर कर रहे हैं, लिटल, मकार्थी, अडायर जैसे प्लेयर्स, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग करती है तब तक वो तीनों पेसर्स आपकी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऑप्शन रहने वाले हैं, और इंडिया इस मैच में इजीली नहीं जीतने वाली है, उनको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो हमने सभी कुछ अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, अब हम अपनी लॉजिकल एनालिसिस करते हैं और अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम के बारे में। सबसे पहले कीपर्स के बारे में बात की जाए, पंत ऑप्शन लोरकन टक्कर रहने वाले हैं, सैमसन नहीं खेलेगा, रोक भी ऑब्वियसली नहीं खेलने वाला है। सो हमारे पास दो ही बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं। पंत के बारे में बात की जाए, अब इंडियन टीम स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से बंदा विकेट कीपिंग से पॉइंट देके जा सकता है, कभी भी अच्छी खासी हिटिंग कर सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ इसी पिच पे अच्छी खासी हिटिंग भी करी थी, ऑब्वियसली पंत आपके लिए सेफ ऑप्शन रहने वाला है। अब लोरकन टक्कर का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, रिसेंट मैचेस में इसका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रहा है और कंसिस्टेंट प्लेयर भी है, टेक्निकली साउंड प्लेयर भी है, तो रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, पिच से बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और जिस हिसाब से इंडियन के पेसर्स हैं, तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं ऐसा ही किया हूँ, अभी के लिए लोरकन टक्कर को अपनी टीम से ड्रॉप किया हूँ। लेकिन अगर पिच ऐसी आती है कि वार्म अप मैचेस जैसे बैटर्स को ज़्यादा सपोर्ट हो, तो उस केस में आप अपनी टीम में लोरकन टक्कर को ज़रूर से ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। अभी के लिए मैंने ड्रॉप ही किया है। अब बैटर्स के बारे में बात की जाए, किंग कोहली को ऑब्वियसली ड्रॉप करने के बारे में सोच रहा भी नहीं है, मस्ट टैपिक ही रहने वाला है। और स्काई को भी आपको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, ये भी आपकी टीम के लिए अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है। अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बैट करता है, तब आप अपनी टीम से स्काई को ज़रूर से ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बैटिंग नहीं करता है, तब तो स्काई आपकी टीम के लिए मस्ट टॉपिक रहने वाला है, तब तो अच्छी खासी हिटिंग कर सकता है। अभी के लिए चलो ऐसा करते हैं, स्काई को ड्रॉप करके चलते हैं, लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तब आपको स्काई अपनी टीम में जरूर कंसीडर करना है। अब रोहित शर्मा के बारे में बात की जाए, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हाई है, 77% है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने बड़ा स्ट्रगल है। इस पिच से पेसर्स को सपोर्ट मिलने वाला है। पुल शॉट भले ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अनइवन बाउंस पर पुल शॉट बंदा मार सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे बाउंड्री भी थोड़ी लंबी है, तो उस हिसाब से क्या पता थोड़ा ज़्यादा बाउंस मिल जाए और थोड़ा ज़्यादा एज लग जाए, तो उस हिसाब से आउट भी ज़रूर हो सकता है, तो बड़ा रिस्क तो रहने ही वाला है। लेकिन अगर रिस्क लोगे तभी अच्छी खासी विनिंग करोगे। सो अभी के लिए मैं बड़ा रिस्क लिया हूँ, रोहित शर्मा को अपनी टीम से ड्रॉप किया हूँ। स्टर्लिंग फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है, ड्रॉप कर सकते हो, और ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है, अंधाधुन हिटिंग को जाता है, तो ऑब्वियसली आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। बलब्रेन के बारे में बात की जाए, प्लेयर तो डिसेंट है, लेकिन फिर भी ड्रॉपेबल है, ये भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, तो उस हिसाब से ड्रॉपेबल रहेगा। इंडिया का पेस लाइनअप बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब जायसवाल के बारे में बात की जाए,
आईपीएल में फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा रहा था, विवोमा मैचेस में खिलाया भी नहीं गया था, लेकिन अच्छी खासी अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलते हैं। पावर प्ले में इंडिया को अच्छी खासी शुरुआत जरूर दिलवा सकता है और पेसर्स को अच्छी तरह से खेलता है, स्पिनर्स को भी अच्छी तरह से खेलता है, तो आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर देखोगे आईपीएल में बंदा जब मतलब राजस्थान के शुरू वाले मैचेस उसमें बंदा डिफॉल्ट कैप्टन से वाइस कैप्टन ऑप्शन भी होता है, लेकिन आईपीएल में फॉर्म इतना ज़्यादा गंदा रहा है कि वर्ल्ड कप में सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 17% रह गया है। जब आईपीएल में खेलता था तो भी इसका कैप्टनसी का सिलेक्शन परसेंटेज 17% होता है, लेकिन अब सिंपली इसका 17% रह गया है। तो ऑब्वियसली आपको ऑब्वियसली जार ड्रॉप करने का मतलब बनता नहीं है। मस्ट टैपिक रहने वाला है। हैरी टैक्टर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माना जाता है, मतलब बेस्ट बैट्समैन माना जाता है आयरलैंड का, लेकिन फॉर्म उतना ही ज़्यादा गंदा चल रहा है। लेकिन टेक्निकली साउंड प्लेयर है, कंसिस्टेंट प्लेयर भी है, सिर्फ फॉर्म भी गंदा चल रहा है। तो ऑब्वियसली टीम में कंसीडर किया जा सकता है। अभी के लिए रिस्क लिया हूँ, पिच के हिसाब से इसको भी अपनी टीम से ड्रॉप किया हूँ। गिल तो रिजर्व में शामिल है, डोकल को बॉलिंग मिलने नहीं वाली है, बैटिंग ही करेगा तो ड्रॉपेबल है। उस पर रिंकू सिंह भी रिजर्व में शामिल और कोई खेलने नहीं वाला है। अभी के लिए बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली और जायसवाल को ही अपनी टीम में कंसीडर किया है। बड़े रिस्क लिए हैं, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को अपनी टीम से ड्रॉप किया है। अगर इंडिया पहली इनिंग में बैटिंग करेगा तब तो मैं स्काई को अपनी टीम में कंसीडर करने ही वाला हूँ। ऑलराउंडर्स के बारे में बात की जाए, पंड्या को ड्रॉप करना नहीं है, मार्क डायर को ड्रॉप करना नहीं है, जडेजा को भी ड्रॉप करना नहीं है। पंड्या पिच के हिसाब से अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं, वार्म अप मैचेस में भी इस पिच पर बॉलिंग की थी, बैटिंग से भी अच्छे खासे रन बनाए थे, तो ऑब्वियसली पंड्या को तो बिल्कुल भी ड्रॉप कर नहीं सकते हो। मार्क डायर डेथ में बॉलिंग करेगा, 4 ओवर कन्फर्म करने वाला है, बैटिंग से अच्छी खासी हिटिंग कर सकता है। मार्क डायर को भी ज़्यादा ड्रॉप करने का मतलब बनता नहीं है। जडेजा के बारे में बात की जाए, भले ही इस मैच में इनके ओवर्स कट सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट लाइन के साथ बॉलिंग करता है बंदा, कभी भी एक आधे विकेट लेके जा सकता है, बैटिंग में डिसेंट परफॉर्मेंस कर सकता है और फील्डर भी अच्छा है, कैचिंग में पकड़ सकता है। तो उस हिसाब से तीनों डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो उस हिसाब से अपनी टीम में कंसीडर करके चल रहा हूँ। अगर बंदा विकेट नहीं लेगा, थोड़े बहुत रन बना देगा, कैचेस पकड़ लेगा, अगर बैटिंग नहीं आएगी तो एक आधा विकेट ले गया, 2-3 कैचेस पकड़ लिए, तो ऑब्वियसली आपको सेफ साइड 40 से 50 पॉइंट दे ही जाता है। तो ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। हालांकि 40% लोगों ने ड्रॉप भी किया है, लेकिन मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, इनको अपनी टीम में कंसीडर करने ही वाला हूँ। दुबे तो मोस्ट प्रोबेबली खेलने नहीं वाले हैं, मैं कैंफर को अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करूँगा। सिलेक्शन परसेंटेज भले ही बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन पिच के हिसाब से इस मैच में 2 से 3 ओवर बंदा बॉलिंग जरूर कर सकता है। बैटिंग भी मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में आनी चाहिए, अच्छा खासा बैटर भी है, अपने दम पे मैच को जितवाता भी है, टेक्निकली साउंड प्लेयर भी है, तो उस हिसाब से बैटिंग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ सकता है और बॉलिंग में भी 2 से 3 ओवर जरूर कर सकता है। तो ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। अक्षर पटेल मोस्ट प्रोबेबली खेलने नहीं वाले हैं। गैरेट डेली का 1-2 ओवर आने वाला है, बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे है, ड्रॉपेबल रहेगा। अब बॉलर्स के बारे में बात की जाए, इंडिया के मेन बॉलर्स को बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। बुमराह को ड्रॉप मत कीजिएगा और अर्शदीप सिंह को भी बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिए। कुलदीप यादव को भी मैं मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। तो ये 3 को तो जरूर कंसीडर करके चलना है। अब जो बाकी बचा प्लेयर है, ऑब्वियसली मैं अपनी टीम में जोशुआ लीडर को भी कंसीडर करूँगा, क्योंकि मैंने कहा इस पिच से पेसर्स को सपोर्ट मिलने ही वाला है। तो उस हिसाब से ये रोहित शर्मा को जायसवाल को जरूर तंग कर सकता है। जायसवाल का फॉर्म इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं चल रहा है, इवन कि रोहित शर्मा का भी फॉर्म इंप्रेसिव नहीं चल रहा है। और ये रोहित शर्मा जो है वो लेफ्टिस्ट का अगर स्ट्रगल भी करता है, तो जो जायसवाल लीडर है वो इजिली अर्ली विकेट चटका सकता है। तो अभी के लिए मैंने जोशुआ लीडर को अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर कंसीडर किया है। लेकिन अगर आयरलैंड पहले इनिंग में बॉलिंग करेगी तो मैं लीडर के साथ साथ अपनी टीम में मोस्ट प्रोबेबली मैकार्थी को भी कंसीडर करने वाला हूँ। विकेट टेकिंग बॉलर है, डेथ में बॉलिंग करता है, इवन की बैटिंग से भी आपको कभी भी हिटिंग करके दे सकता है। तो उस केस में वो भी आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन अगर आयरलैंड सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है, मतलब सेकंड इनिंग में करती है, तब आप उसी सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है, तो उस हिसाब से मैकार्थी को तो अपनी टीम से इजीली ड्रॉप कर ही सकते हो। सो अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस प्रकार की बन रही है। यूजुफल चहल को भी अभी के लिए ड्रॉप किया है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अगर 3 स्पिनर्स खेलते हैं तो उस हिसाब से वो मिलकर 8 ओवर या 9 ओवर ही करेंगे, तो उस हिसाब से किसी भी स्पिनर का ओवर कर सकता है, तो उस हिसाब से मैं नहीं कंसीडर करूँगा। लेकिन अगर सिराज खेलते हैं तब सिराज तो मस्ट टैपिक रह जाएंगे, तो सिराज को तो ड्रॉप करना नहीं है। तो उस केस में क्या पता मैं जडेजा या कुलदीप में से किसी को ड्रॉप कर दूँ, लेकिन सिराज को तो मैं ड्रॉप करने नहीं वाला हूँ। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस के बारे में बात की जाए, जिस हिसाब से जो पिच है वो पेसर्स को सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली अर्शदीप सिंह और बुमराह आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, ये 4 बेस्ट सीरीज ऑप्शन अभी के लिए मुझे दिख रहे हैं। मैंने अभी के लिए थोड़ा रिस्क लिया है, अपनी कैप्टनसी और बुमराह को दी है। डेथ में बंदा बॉलिंग करेगा, अच्छी खासी यॉर्कर्स फेंकता है, बाउंस फेंकता है, 100 अनइवन बाउंस मिलेगा, अच्छी खासी गति के साथ बॉलिंग करेगा तो विकेट्स मिल सकता है। अगर इंडिया पहले इनिंग में बॉलिंग करती है तब तो अच्छी खासी विकेट ले सकता है, इवन सेकंड इनिंग में ले ही सकता है। लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का थोड़ा ज़रा चांसेस रहता है। लेकिन अभी के लिए मैंने कैप्टनसी अपनी बुमराह को दी है, और जो मैंने अपनी वाइस कैप्टनसी है वो अभी के लिए हार्दिक पांड्या को दी है। 2 से 3 ओवर कंट्रीब्यूट कर सकता है, बैटिंग में परफॉर्मेंस कर सकता है, तो अभी के लिए मैंने अपनी वाइस कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को दी है। सो हमारी टीम फाइनल क्रिएट हो चुकी है। बाकी आपको फाइनल अपडेट्स आर्टा लेकिन पर मिलने वाला है
टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।